हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग व्यावसायिक संगठन से संबंधित इस चैप्टर का दूसरा पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार ने। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखेंगे, यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। IFLA की स्थापना 1927 में, ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 में, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, जबकि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, ISBN का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आप लोग चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूनेस्को के ज्ञान सोसाइटियों के निर्माण में वर्णित ज्ञान सोसाइटी के घटक स्तंभ कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात ए और सी ओनली। तो ए और सी में देखते हैं क्या है। ए में आपको बताया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सी में बताया गया है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब अगला प्रश्न है, जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स दस्तावेज किसने तैयार किया है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात WSIS ने। अब अगला प्रश्न है, RRRLF वित्तीय सहायता सुमेलन योजना के अंतर्गत सहायता को RRRLF तथा विकसित राज्यों के बीच सुमेलन आधार पर निम्नलिखित में से किस अनुपात में बांटा जाता है? तो याद रखेंगे 50-50 के अनुपात में। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1972 में। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर SR रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे? तो याद रखेंगे 1957 में। कब? 1957 में। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में ISBN अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या में कितने संख्यांक होते हैं? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 13। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन डी है सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना अर्थात प्रोमोट करना।
अब अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1972 में। कब? 1972 में। अब अगला प्रश्न है, RRRLF का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे कोलकाता में। अब अगला प्रश्न है, 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके विषय का नाम क्या था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज, अर्थात टुवार्ड्स अ रीडिंग सोसाइटी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुभाग में ISBN दी जाती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टिप्पणी अनुभाग। अब अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे को तैयार किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अब अगला प्रश्न है, यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों का किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेशनल्स। अब अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात विश्व विज्ञान सूचना कार्यक्रम, अर्थात वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ICSU के साथ। किसके साथ? ICSU के साथ। अब अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति का राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के फाउंडेशन के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, ISBN में अब कितने अंक हैं? तो इसका सही उत्तर है 13। कितने? 13। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का निर्माण ग्रंथालयों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सृजित किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CDS ISIS के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा प्रयास किए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनिसिस्ट के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, ISBN संक्षेपी का पूर्ण नाम क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अब अगला प्रश्न है, वह अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दी जाती है वह क्या कहलाती? तो याद रखेंगे वह जो है वह ISBN कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो द्वारा विकसित किया गया था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनेस्को के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, कौन से ISBN के भाग नहीं है? तो याद रखेंगे लिंक डिजिट जो है यह ISBN के भाग नहीं है। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन किसके द्वारा स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, RRRLF का मुख्य लक्ष्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाना और सहयोग देना। अब अगला प्रश्न है, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति भारत में निम्न में से किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता शिक्षा किसके अनुसार कोई प्रयास या फिर प्रोग्राम है जो पृथक या फिर सम्मिलित रूप से उपयोगकर्ता का पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूनेस्को। अब अगला प्रश्न है, इसके विस्तार को आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे यह जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, ISBN नंबर के विभिन्न 5 भागों में से कौन सा भाग किताब के प्रकाशन को दर्शाता है? तो याद रखेंगे तृतीय। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ब्रिज किशोर शर्मा। कौन? ब्रिज किशोर शर्मा। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मई 1972। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों की ISBN संख्या आवंटित की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2006। अब अगला प्रश्न है, UGC डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली कार्यक्रम का किसके द्वारा प्रवर्तन किया गया? तो याद रखेंगे यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर UGC समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यशपाल। कौन था? यशपाल। अब अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, CD देशमुख। क्या नाम है? CD देशमुख। अब अगला प्रश्न है, CDS IS सॉफ्टवेयर को किसने निर्मित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने।
निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैक्षणिक पुस्तकालयों की निर्देशिका का अनुसंरक्षण करना। अब अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2007 ईस्वी से ISBN में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 13 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 13 अंक होते हैं। अब अगला प्रश्न है, RRRLF ने नेहरू युवक केंद्र संगठन के साथ मिलकर खाली स्थान को विकसित करने की पहल शुरू की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी ग्राम पंचायतों को। अब अगला प्रश्न है, RRRLF का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है निर्देशक। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन क्या है? तो याद रखेंगे, इसका प्रयोजन सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायताएं मुहैया कराना है। अब अगला प्रश्न है, यूनेस्को एक किताब को खाली स्थान वाले एक बंधे हुए गैर आवधिक प्रकाशन के तौर पर परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 49 या इससे अधिक पृष्ठों में। अब अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सेवाओं के लिए खाली स्थान मुहैया कराना RRRLF का एक प्रमुख कार्य है। तो याद रखेंगे, सहायक कार्यक्रम मुहैया कराना। अब अगला प्रश्न है, RRRLF क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात सार्वजनिक पुस्तकालयों के समर्थन के लिए सरकारी निकाय है। अब अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति अर्थात ड्राफ्ट तैयार की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, RRRLF। अब अगला प्रश्न है, किसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सार्वजनिक पुस्तकालयों को विकसित करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, 13 अंकीय ISBN नंबर के कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 भाग हैं। अब अगला प्रश्न है, UGC पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी की किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षण। अब अगला प्रश्न है, ISBN का आशय क्या है? तो याद रखेंगे, इसका आशय ऑप्शन ए, अर्थात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। अब अगला प्रश्न है, RRRLF किसकी उन्नति से संबंधित है? तो याद रखेंगे, विशिष्ट पुस्तकालय की उन्नति से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, दिल्ली में। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या जो प्रबंधात्मक प्रकाशनों के लिए है खाली स्थान के रूप में जानी जाती है, किस के रूप में जानी जाती है?
तो याद रखेंगे ISBN के रूप में। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी UGC इन्फोनेट। अब अगला प्रश्न है, सन 1972 में यूनेस्को के द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली। अब अगला प्रश्न है, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया? तो याद रखेंगे 1994 में। कब? 1994 में। अब अगला प्रश्न है, ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है, खाली स्थान है किसका? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता का। अब अगला प्रश्न है, देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 6th 5 ईयर प्लान अर्थात छठी पंचवर्षीय योजना। अब अगला प्रश्न है, यूजीसी की पाठ्यक्रम विकास का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1993 में। कब? 1993। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यूनेस्को। अब अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला संगठन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए RRRLF। अब अगला प्रश्न है, यूनेस्को को प्रधान कार्यक्रम यहां होगा यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहां स्थित है? तो याद रखेंगे इसका प्रधान कार्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, ISBN का प्रत्यय तत्व कितने अंकों की संख्या से बना है? तो याद रखेंगे 3 अंकों की संख्या से बना है। अब अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी अर्थात विश्वविद्यालय बजट, UGC से अनुदान और राज्य सरकार से अनुदान। अब अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत में किसी मदद से कार्यक्रम शुरू की? तो इसका सही उत्तर है पीटर लेजर की मदद से। अब अगला प्रश्न है, असर्शन रीजन से, जिसमें आपको अभिकथन में बताया गया है कि LIS शिक्षा पूरे भारत में समरूप नहीं है, जबकि तर्क आर में बताया गया है कि UGC मॉडल पाठ्य विवरण आज्ञापक नहीं है, स्थानीय LIS की अपेक्षाओं में अंतर होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी संस्कृति विभाग भारत सरकार के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, UGC
इन्फोनेट प्रोजेक्ट का मोटो है उच्चतर शिक्षा में सूचना पहुंचाकर अधिकतमकरण करना। और कथन आर में बताया गया है कि यूजीसी इन्फोनेट द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान का समनुदेशित प्रयोजनों के लिए सभी विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात ए सत्य है परंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। अब अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग इसे मिलान कर लेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए चलते इसके विस्तार को ही देख लेते हैं। व्यावसायिक प्रकाशक ये थे हार्पर कॉलिंस, वहीं विषय ग्रंथ प्रकाशक W.B. सॉन्डर्स थे। सरकारी प्रेस यूनेस्को और विद्वता परक प्रकाशक अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी। अब अगला प्रश्न है यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 1 और 2 को। तो आइए जानते हैं 1 और 2 में क्या दिया गया है। 1 और 2 में बताया गया है कि सूचना के अधिक अभिगमन का सरलीकरण और दूसरा संशोधित पाठ्य चर्चा के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना। अब अगला प्रश्न है पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्शी बोर्ड 1966 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। अब अगला प्रश्न है अभिकथन, जिसमें दिया गया है कि यूजीसी सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहयोग दे रहा है। और तर्क आर में बताया गया है कि यूजीसी मुख्यतः भारत में उच्च शिक्षा के पुस्तकालयों का समग्र विकास के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर बताया गया है कि ऑप्शन ए, अर्थात ए असम्य है और दूसरा आर सत्य है। अब अगला प्रश्न है प्रलेखन ग्रंथालय एवं अभिलेखागार पर अंतर्राष्ट्रीय परामर्श समिति कब स्थापित हुई। तो याद रखेंगे 1967। कब? 1967। अब अगला प्रश्न है रविंद्र भवन विश्व भारती के संकलन के डिजिटलीकरण के साथ कौन जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1 और 3 सही है। 1 में RRLF और 3 में NIC जुड़ा है। अब अगला प्रश्न है भारत में 9000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा के साथ कौन सा संगठन जुड़ा है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 2 और 4। 2 में बताया गया है इनफ्लिबनेट और दूसरा RRLF। अब अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची का संकलनकर्ता कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, RRLF। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात करंट बायोग्राफी या यूएसए से संबंधित है। इंडेक्स ट्रांसलेशनम यूनेस्को से, विनिटी रसिया से और लाइब्रेरी ट्रेंड्स या यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस से संबंधित है। आगे है यूजीसी ने संकाय सदस्यों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों की पदोन्नति के लिए निष्पादन सूचक तैयार किए और कारण आर में बताया गया है कि
योग्यता श्रेणी क्रम के लिए निष्पादन मूल्यांकन महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों या कार्यशालाओं को उनके बनने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो आइए हम लोग इसके क्रम को भी देख लेते हैं। आपको बताया गया है कि एस.आर. रंगनाथन 1957, 1961 में यूजीसी कॉलेज पुस्तकालय मांडन कार्यशाला, 1979 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति, 1988। अगले प्रश्न में भी आपको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर है, ये आपका स्टार है। तो आइए जानते हैं, AAA 5G रिपोर्ट 1940 में यूनेस्को के द्वारा पब्लिक हुई थी। वहीं लाइब्रेरी, घोषणा पत्र, ग्रंथालय है। सलाहकार समिति रिपोर्ट 1957, राजा राम मोहन राय और लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972। अगला प्रश्न में अभिकथन में दिया गया है कि यूजीसी विज्ञप्ति ने विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक थीसिस तथा डिसर्टेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया ताकि मुक्त अभिगम सुलभ हो जाए। वहीं कारण आर में बताया गया है कि यूजीसी मुक्त अभिगम के द्वारा शोध की गुणवत्ता की निगरानी करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अब अगला प्रश्न है, यूआरएन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी ISBN। अब अगला प्रश्न है, शिप प्रोजेक्ट किसका प्रयास है? तो याद रखेंगे RRRLF का। अब अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने। अब अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नलिखित पहलों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। यहां आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़ा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सही है अर्थात ए और बी दोनों सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़ा है अर्थात यूनेस्को और RRRLF। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ISBN के तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है, DARE जो यूनेस्को का डेटाबेस है निम्न के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इसका सही उत्तर है समाज विज्ञान। आगे है अभिकथन, भारत में सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों का अनुरक्षण उपकर से होता है और तर्क आर दिया गया है कि यूनेस्को के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का वित्त पोषण पूर्णतः सार्वजनिक
निधियों से होना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात ए गलत है परंतु आर सही है। अब अगला प्रश्न है, गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स प्रकाशित हुआ था किसके द्वारा? तो याद रखेंगे यूनेस्को के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की क्षमता निर्माण गतिविधि हेतु कार्यान्वयन एजेंसी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ISBN के प्रकाशन तत्व के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और डी दोनों सही हैं। ए मतलब परिवर्ती लंबाई और डी मतलब 6 अंकों तक। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य RRRLF द्वारा अपने प्रचालन के लिए निर्धारित 29 उद्देश्यों में से शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो आइए पढ़ते हैं, ए, बी और सी तीनों को। ए में बताया गया है देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। बी में बताया गया है एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति प्रतिपादित करना और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसे स्वीकृत कराने के लिए कार्य करना। और सी में बताया गया है कि देश में पुस्तकालय विधायन की स्वीकृति के लिए प्रचार करना। अब अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है जो किसकी अगुवाई में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात यूनेस्को की सहायता से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूनेस्को कार्यक्रम से कौन कौन संबंधित है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और बी दोनों संबंधित है। ए में बताया गया जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम और बी में बताया गया वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निर्देशक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीपी बरुआ। कौन थे? बीपी बरुआ। अब अगला प्रश्न है, किसका प्रत्यय तत्व कितने अंकों का होता है? अर्थात ISBN का प्रत्यय तत्व कितने अंकों का होता? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, 3 अंकों का। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से RRRLF के उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है, ये स्टार मार्क्स है तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। RRRLF के उद्देश्य, पहला, RRRLF एक प्रकार की प्रमोशनल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह एक एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी संस्था है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास के लिए यह एक वित्तीय संस्था है। देश के पुस्तकालय गति को प्रोत्साहित करती है और यह राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के निर्माण के लिए भी प्रयत्नशील है। अब आगे है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर RRRLF के क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात ए और सी। ए और सी में क्या दिया गया है? ए और सी में दिल्ली और मुंबई में इनका क्षेत्रीय कार्यालय है। अब अगला प्रश्न है, ISBN का क्या आशय है? तो आपको बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अब अगला प्रश्न है,
RRRLF किसकी उन्नति से संबंधित है? तो याद रखेंगे यह सार्वजनिक पुस्तकालय की उन्नति से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे यह नई दिल्ली में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, भारत में LIS शिक्षा की पाठ्य चर्चा अधिकांशतः अदृढ़ है क्योंकि स्थानीय LIS आवश्यकताएं भिन्न होती है। वहीं तर्क आर में बताया गया है कि UGC आदर्श पाठ्यक्रम भारत में LIS विद्यालयों के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात E और R दोनों सही हैं। अब अगला प्रश्न है, देश भर में विभिन्न अकादमिक संस्थानों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी शैक्षणिक उपाधियों का एक 24x7 ऑनलाइन स्टोर हाउस प्रदान करने के लिए UGC द्वारा की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। अब अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पेनाल्टी इन केस ऑफ प्लेगरिज्म at level 2 in academics and research publication as per UGC. Promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher education institute regulation 2018। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, shall be denied a right to 1 annual increment। अब अगला प्रश्न है, ISBN तत्व किसी विशिष्ट प्रकाशक या फिर प्रकाशन विवरण को अभी निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रकाशन तत्व को। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।